गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पूर्व के व्याख्यान के अंदर प्रकार्यात्मक अवधारणा से संबंधित जो संबोध थे उनको समझने का प्रयास किया था, जिसके अंदर हमने प्रकार्यात्मक समतुल्यता को, प्रकार्य एवं अकार्य को, प्रकार्य एवं परिवर्तन को समझने का प्रयास किया था। अंत में हमने प्रकार्य एवं परिवर्तन को समझा था और उसके अंदर ये समझाने का हमने प्रयास किया था कि प्रकार्यवादी विचारधारा के विचारक परिवर्तन के फेवर में नहीं हैं। वे यथास्थिति स्टेटस को इम्पोर्टेंस देते हैं और वे अपने अध्ययन के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं समाज में समन्वयता कैसे बनी रहती है, समाज स्टेबल कैसे रहता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रकार्य शब्द को जो भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रकार्य शब्द का उपयोग भिन्न अर्थों में किया गया है। मर्टन ने उसकी विस्तार से व्याख्या भी की है। उन्होंने प्रकार्य शब्द के संबंध में दो बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। एक तो एक शब्द और अनेक अर्थ, और एक संबोध और अनेक पद। जब हम पहली बात की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत एक शब्द और अनेक अर्थ। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत प्रकार्य शब्द का प्रयोग कई संदर्भों में किया गया है, जैसे कि पहले का प्रकार्य का अंग्रेजी शब्द फंक्शन शब्द का प्रयोग हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम कई स्थानों पर करते रहते हैं। और प्रकार्य शब्द को विभिन्न समारोह अथवा उत्सवों के अर्थ में भी इसका उपयोग किया गया है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि हमारे विद्यालय के अंदर कोई फंक्शन है, जब हम कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो हम ये नहीं कहते हैं वार्षिक उत्सव, हम कहते हैं हमारे कॉलेज के अंदर आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है, हमें किसी की बर्थडे पे जाना है, हमें किसी के यहाँ फंक्शन पर जाना है, विवाह समारोह में जाना है, हमें किसी के यहाँ फंक्शन में जाना है। जब हम यानी कि प्रकार्य शब्द का प्रयोग समारोह अथवा उत्सव के लिए भी किया जाता रहा है। इसी तरह किसी विशिष्ट व्यवसाय के संदर्भ में भी प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लोहार का कार्य है, सुनार का कार्य है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ गोल्ड स्मिथ और अ ब्लैक स्मिथ, हम वहाँ पर उनकी भूमिका के लिए प्रकार्य शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, इनकी भूमिका के संदर्भ में हम प्रकार्य शब्द का आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। इसी तरह औपचारिक संगठन में कार्यकर्ता की जो भूमिका है उसको भी हम प्रकार्य कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ पर जब हम कहते हैं यहाँ पर हम स्टेटस या पोजीशन के संदर्भ में भी फंक्शन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि कार्यकर्ता की इस ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या फंक्शन है। जब हम उसके फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम उसकी पोजीशन की बात कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स के परिप्रेक्ष्य में भी हम प्रकार्य शब्द को देख सकते हैं। जब एक चर का दूसरे चर यानी वेरिएबल, जब एक चर का दूसरे चर के साथ संबंध स्थापित किया जाता है तो हम प्रकार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर प्रकार्य शब्द का प्रयोग दो चरों के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। प्राणी शास्त्र में भी प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया गया है और उसी आधार पर हम समाजशास्त्र में भी प्रकार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राणी शास्त्र में प्रकार्य शब्द का उपयोग उन प्रमुख प्रक्रियाओं से लिया जाता है जो कि व्यवस्था को बनाए रखने एवं निरंतरता को कायम रखने में सहायक होते हैं। यानी यहाँ पर प्रकार्य शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वह क्रियाएं कैसे शरीर की व्यवस्था को बनाए रखती हैं और किस तरह से हमारा शरीर निरंतर चलता रहता है, उसको उन्होंने प्रकार्य कहा है। और इसी अर्थ को हमने समाजशास्त्र में इसका प्रयोग भी किया है। दूसरी श्रेणी में हम ये देखते हैं कि एक संबोध और अनेक पद। प्रकार्य के अर्थ को समझने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन, उपयोगी इत्यादि ऐसे कई शब्द हैं जिनको हम प्रकार्य संबोध के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। मर्टन के अनुसार सामाजिक प्रकार्य अवलोकनकारी वस्तुपरक पर प्रभाव है, न कि विषय परक सब वृत्तियाँ। यहाँ पर मर्टन ने कहा कि सामाजिक प्रकार्य क्या है, इन्होंने कहा वस्तु परक है, यानी जिसका अवलोकन किया जा सकता है।
जब भी मर्टन प्रकार की बात करते हैं वो प्रभाव की बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं। तो मर्टन कहते हैं हम कौन से प्रभावों की बात कर रहे हैं, कौन से परिणामों की? वे प्रभाव, वे परिणाम जो कि वस्तुपरक है, जो कि हमें दिखाई देते हैं, तो वे उसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में हमने जो प्रकार शब्द का प्रयोग करते हैं, अवधारणा का प्रयोग करते हैं, वे विषय परक स्ववृत्तियाँ नहीं हैं। समाजशास्त्र में प्रकार शब्द का अर्थ संरचनात्मक क्रियाओं के उन प्रभावों से जुड़ा है जो कि सामंजस्यता व समन्वयता को संपूर्ण सामाजिक संरचना के संदर्भ में प्राप्त करती हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र में प्रकार शब्द का प्रयोग क्या है, किया गया, उसका क्या अभिप्राय है। यहाँ पर प्रकार शब्द संरचनाओं के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं का समाज की सामंजस्यता, इक्विलिब्रियम में और समाज की समन्वयता में क्या योगदान रहता है, उसको हम प्रकार्य कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ पर प्रकार्य वही कहा जाता है जो समाज में सामंजस्य उत्पन्न करता है और समन्वयता उत्पन्न करता है। प्रकार्य के अंतर्गत किसी भी क्रिया के प्रभावों को देखा जाता है। ये प्रभाव सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रकार्यवादी सिद्धांतकारों ने 4 स्थितियों की व्याख्या की है जो कि समाज के अस्तित्व के लिए खतरा है और समाज को उनसे अपने आप को परिहार करना चाहिए। समाज को इन चारों परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। पहला तो प्राणीशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज के सदस्यों के विलोप हो जाना, अर्थात मनुष्य जाति का जन्म ही ना हो तो समाज को खतरा हो जाएगा। जब हम नए सदस्य पैदा नहीं होंगे तो समाज को नवीन सदस्य प्राप्त नहीं होंगे, तो ऐसे में समाज का स्वाभाविक रूप से समाज की संरचना असंभव है। दूसरा, सामाजिक सदस्यों का परस्पर एक दूसरे के प्रति अगर नकारात्मक भूमिका हो जाती है, उनमें एम्पैथी खत्म हो जाती है, उनमें अपैथी हो जाती है। अगर समाज में रहने वाले व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो सामाजिक व्यवस्था नहीं चल सकती। सामाजिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए हमें क्रियाशील होना है और एक दूसरे के प्रति क्रियाशील रहना बहुत जरूरी है, तभी समाज के अंदर निरंतरता बनी रह सकती है। व्यक्ति एवं समूहों का परस्पर एक दूसरे के प्रति यदि युद्ध करते हैं तो युद्ध के कारण भी समाज का अस्तित्व खतरे में बना रहता है। और चौथा कारण है एक समाज का दूसरे समाज में विलय या विलीन हो जाना। यदि युद्ध होता है और एक कोई उस पर विजय प्राप्त कर लेता है और एक समाज विजयी समाज में विलीन हो जाता है तो ये स्थितियाँ भी समाज को धीरे धीरे विलुप्त कर देती हैं। अतः समाज को बने रहने के लिए इन चारों स्थितियों से उनका दूर रहना बहुत आवश्यक है। प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, और समाजशास्त्रियों ने प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की भी चर्चा की है। प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं वे तत्व हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि समाज को चलाने के लिए इनका होना आवश्यक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इन रिक्वायरमेंट्स के अभाव में समाज जीवित नहीं रह सकता, समाज का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, जिन्हें हम प्रीरिक्विजिट्स ऑफ सोसाइटी या समाज की पूर्व आवश्यकताएं कहते हैं। ये 9 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जिनकी चर्चा समाजशास्त्रियों ने की है। पहला, इन्होंने कहा प्रजनन के आधार पर चयन प्रक्रिया, यानी समाज को जो नए सदस्य प्राप्त होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? प्रजनन के आधार पर। हर समाज में बच्चों का जन्म सदस्य संख्या को बनाए रखता है। सदस्यों के चयन का एक प्रमुख आधार प्रजनन है, जिससे समाज की निरंतरता बनी रहती है। अगर मनुष्य को अवश्यंभावी मृत्यु समाज की सदस्यता को समाप्त कर देती है। अगर प्रजनन के आधार पर नए सदस्यों का जन्म नहीं होता तो समाज समाप्त हो सकता है। तो समाज को जो नए सदस्य प्राप्त होते हैं वे प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु तो अनिवार्य है, अवश्यंभावी होगी ही होगी। तो ऐसे में यदि केवल मृत्यु ही होती रहेगी तो समाज के सदस्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पुरानों को रिप्लेस करने के लिए नए सदस्यों का होना जरूरी है, और ये नए सदस्य हमें प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रजनन की जो प्रक्रिया है समाज की पूर्व आवश्यकता है नए सदस्यों को प्राप्त करने के लिए। फिर दूसरा है भूमिका विभेदीकरण एवं भूमिका समानुदेश, यानी असाइनमेंट, भूमिका का असाइनमेंट। समाज में व्यक्तियों की विभिन्न भूमिकाएं होती हैं, ये आप लोग जानते हैं। हमें बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। हर भूमिका विशिष्ट कार्य अथवा व्यवहार से जुड़ी है।
समाज के कार्यों की विविधता इन्हीं भूमिका विभेदीकरण के आधार पर नियमित होता है। आपको मालूम है, एक ही व्यक्ति के बहुत सारी भूमिकाओं का पालन करना होता है। समाज में बहुत सारे व्यक्तियों की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, पिता, पुत्र, भाई, मित्र, अनेक इस तरह की भूमिकाएं हैं और उन सबसे अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। इसी प्रकार अध्यापक, डॉक्टर, इन सब के विशिष्ट कार्य होते हैं, इनको अपने विशिष्ट कार्यों को संपन्न करना होता है। इसलिए भूमिकाओं का विभेदीकरण भी होता है और भूमिकाओं का समानुदेश भी होता है, रोल असाइनमेंट भी होता है। फिर आता है संचार। व्यक्ति में परस्पर संचार भाषा के माध्यम से होता है। संचार यानी हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। भाषा मनुष्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार है। भाषा के माध्यम से विचारों को अमूर्त रूप देना संभव होता है। ज्ञान का निर्माण भी भाषा के माध्यम से होता है। भाषा का मतलब केवल केवल हम जो लिखते हैं, लिखित भाषा की ही बात नहीं है। भाषा संकेतों की भी होती है, सांकेतिक भी होती है। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा के माध्यम से हमारे सामाजिक मूल्य और मानदंड पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। हमारे रीति रिवाज, परंपराएं भाषा के माध्यम से ही हस्तांतरित होती हैं। भाषा के माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है। भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, संबंधों की स्थापना करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना संचार के समाज के अंदर संप्रेषण नहीं हो सकता और बिना संप्रेषण के संस्कृति का विस्तार नहीं हो सकता। इसलिए संप्रेषण के लिए संचार का होना बहुत जरूरी है। फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? संज्ञानात्मक साझेदारी अभिमुखन, कॉग्निटिव साझेदारी अभिमुखन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। समाज में जब तक विचारों की साम्यता ना हो उसका चलन संभव नहीं होता और ना ही सदस्य किसी प्रकार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कहने का मतलब हमारे विचारों में समानता का होना जरूरी है। अगर हम हमेशा एक केवल विरोधी विचारधारा के रहेंगे, विरोधी विचारों के रहेंगे, तो हमारा आपस में अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी। समाज में उसी बात का चलन होता है, समाज में वही मूल्य निर्मित हो पाते हैं जो कि सबके द्वारा स्वीकार किए गए हों। तो साम्यता का होना बहुत ज़रूरी है और यही साम्यता के आधार पर हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि दिवाली का फेस्टिवल है तो हम लोग किस तरह से मनाएंगे, दूसरा व्यक्ति भी कैसे मनाएगा, इसका हमें पूर्वानुमान है। कोई भी घटना घट जाती है उसका पूर्वानुमान इसी के आधार पर लगाया जाता है कि हमारे अंदर संज्ञानात्मक साझेदारी अभिमुखन है। फिर है साझेदारी के लक्ष्य। समाज में रहने वालों के साझेदारी के लक्ष्य होते हैं, उनसे समूहों का निर्माण होता है। व्यक्ति समूह में रहता है और लक्ष्यों की साझेदारी हर समूह का लक्ष्य होता है। लक्ष्यों की साझेदारी का मतलब आपके और दूसरे जिनके साथ जिस समूह के आप सदस्य हैं उनके बीच में गोल कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम में जब आप आते हैं पढ़ने के लिए, आप तभी पढ़ पाते हैं जब आप लोगों के लक्ष्य में साझेदारी हो। अगर आपके लक्ष्य में साझेदारी नहीं होगी, 2 विद्यार्थी तो पढ़ना चाहते हैं, 4 विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं, मोबाइल ऑन कर लेते हैं, म्यूज़िक ऑन कर लेते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं, क्या मैं आपको पढ़ा पाऊँगी? मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। यानी हमारा कॉमन गोल होना बहुत ज़रूरी है। इस गोल के आधार पर ही समूह का भी निर्माण होता है। फिर है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानदंडात्मक व्यवस्थीकरण होना। व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति मानदंडों के आधार पर करता है, इस बात से आप पूर्णतया परिचित हैं। बिना मानदंडों के सामाजिक जीवन संभव नहीं हो सकता। मानदंड आपको मालूम है क्या है? मानदंड हमारे व्यवहार करने के वे नियम हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और समाज के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। हर क्रिया सामाजिक मानदंडों के आधार पर ही संपन्न होती है। मानदंडों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और वे व्यक्तियों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। मानदंडों की व्यवस्थाएं विभिन्न क्रियाओं व संगठनों के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करती है। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने प्रथम वर्ष में भी बहुत विस्तार से सामाजिक मानदंड पढ़े थे। सामाजिक मानदंड के बिना हम अपनी भूमिका का पालन नहीं कर सकते। सामाजिक मानदंड के बिना हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। तो लक्ष्यों का निर्धारण भी मानदंड के द्वारा होता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त कैसे किया जाए वह भी मानदंड के द्वारा होता है। तो मानदंडों की व्यवस्था के बिना हम लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। फिर आता है समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है।
भाषा, सामाजिक मानदंड, व्यवहार, मूल्य, तौर तरीके, शिक्षा, जीवन के सभी पक्षों के विभिन्न आयामों को बालक समाज में रहकर सीखता है। परिवार समाजीकरण की प्रथम संस्था है। आप लोग को मालूम है, समाजीकरण मनुष्य के लिए अनिवार्य है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म लेने से मृत्यु तक निरंतर चलती है। समाजीकरण ही हमें सामाजिक प्राणी बनाती है, समाज का क्रियाशील सदस्य बनाती है। हम जिन सामाजिक मानदंडों की बात करते हैं, संज्ञानात्मक साझेदारी अभिमुखन की बात करते हैं, संचार की बात करते हैं, भूमिका की पालना की बात करते हैं, ये तब ही संभव होता है जब हमारा समाजीकरण हो। बिना समाजीकरण के हम ऊपर जितने भी बिंदुओं की हमने बात की है वो कोई भी संभव नहीं होगा। इसलिए समाजीकरण हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसकी पूर्ति होना आवश्यक है। अगला है सामाजिक नियंत्रण। समाज में परस्पर संबंधों, संस्थाओं में समन्वय व व्यवस्था नियमन के लिए कानून, प्रथा, धर्म द्वारा व्यक्ति व समूह पर औचित्यपूर्ण नियंत्रण लगाया जाता है। समाज में यदि नियंत्रण नहीं होगा तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करेगा, और जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करेगा तो हमारे अंदर साझेदारी का अभाव होगा। हमारा ना तो साझेदारी अभिमुखन होगा, न साझेदारी के लक्ष्य होंगे। इसलिए हमें अनुशासन में रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण होना जरूरी है, और समाजीकरण की प्रक्रिया भी सामाजिक नियंत्रण की भूमिका का निर्वहन करती है। समाजीकरण के द्वारा हम अपने मूल्य और मानदंडों को आत्मसात करते हैं, सीखते हैं कौन सी परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना है। हमारे को जो परिस्थिति प्राप्त हुई है उसकी भूमिका के अनुसार हमारा व्यवहार कैसा होगा, ये हमें समाजीकरण के द्वारा सीखना पड़ता है। आखिरी है संतोषप्रद संस्थात्मकता। समाज में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक संस्थाओं का निर्मित होना जरूरी है। ये संस्थाएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्रियाओं की संपन्नता के लिए उत्तरदायी होती है। बिना संस्था के हम अपने कोई भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। हमने सबसे कहा प्रजनन के द्वारा सदस्यों को प्राप्त करना। अब प्रजनन की प्रक्रिया के लिए विवाह का होना जरूरी है, परिवार का होना जरूरी है। बिना विवाह के प्रजनन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, और विवाह एक संस्था है, इसलिए संतोषप्रद संस्थात्मक व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्व आवश्यकताएं समाज के प्रकार्यात्मक संचालन के लिए आवश्यक है। हर समाज में व्यक्तियों का चयन प्रजनन की प्रक्रिया से होता है, और उसके लिए विवाह का संस्थात्मक स्वरूप समाज में निर्मित किया जाता है। हर समाज में विभिन्न भूमिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने कार्यों को संपन्न करता है। एक व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं होती हैं। हर भूमिका के अंतर्गत उससे भूमिका के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। हर समाज भूमिका प्रदान करने का कोई विधान रखता है, यानी नियम बनाता है। समाज में संचार के साधनों की भी आवश्यकता होती है। भाषा संचार का प्रमुख साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों एवं भावनाओं को बोलकर अथवा लिखकर अभिव्यक्त करता है। संचार के साधनों में संकेत और हाव भाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज में रहने वाला व्यक्ति मानसिकता के स्तर पर संज्ञानात्मक उपागम के आधार पर सोचने व व्यवहार की क्रिया को संपन्न करते हैं। मनुष्य के व्यवहार का आधार उसके सोच, विचार, भावनाएं होती हैं। समाज में व्यक्ति साझेदारी के लक्ष्य भी रखता है। काम करने के लक्ष्य है, परिवार में भरण पोषण, सुरक्षा का लक्ष्य है, पैसा कमाना, बच्चों का लालन पालन करना, ये सब हमारे जीने के आधार होते हैं। हमारे सभी व्यवहार समाज के द्वारा प्रदत्त मानदंडों के अनुसार नियमित होते हैं। ये मानदंड हमारी विभिन्न भूमिकाओं को एक विशिष्ट आधार पर नियंत्रित और संचालित करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति मूल्यों को आत्मसात करता है, विभिन्न स्थितियों में उपयुक्त व्यवहार करने की क्षमता प्राप्त करता है। हर समाज में नियंत्रण के साधन होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को संचालित किया जाता है। कानून, प्रथा, धर्म, नैतिकता इत्यादि हमारे सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। समाज में विभिन्न संस्थाएं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।
तो इस प्रकार ये प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं वे शर्त हैं जिनके आधार पर समाज का नियमन व संचालन होता है। इसलिए समाज को जीवित रखने के लिए, समाज को बनाने के लिए इन प्रीरिक्विजिट्स का होना बहुत आवश्यक है और इन्हीं के आधार पर पूरे समाज का निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।